गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम चालू करेंगे हमारा जो चैप्टर है मानव का पाचन तंत्र, कक्षा 12 का। पार्ट 22 और इसका पार्ट 5। कौन सा पार्ट है? 5 है ना। पार्ट 5। अब जो हमारा पार्ट 22 है, पार्ट का नाम क्या है हमारा? मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। अब इस मानव के पाचन तंत्र में हमने जो पाचन तंत्र था उसकी संरचना पढ़ ली थी। संरचना में किस किस के बारे में पढ़ लिया था? आहार नाल, आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। पिछली जो हमारी क्लास थी वो पूरी की पूरी किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पाचक ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पाचक ग्रंथियों के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? पाचन की क्रिया विधि के बारे में। पाचन की क्रिया विधि हमारा पॉइंट है आज का। क्या? पाचन की क्रिया विधि। पॉइंट डाल लो, पाचन की क्रिया विधि। अब मानव का जो पाचन तंत्र है उसका जो अध्ययन है पाचन की क्रिया विधि का, वो निम्न चरणों के अंतर्गत किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो चरण है इसका वो है अंतर्ग्रहण। फिर दूसरा जो चरण है इसका वो है पाचन। पाचन। तीसरा जो चरण है इसका वो है अवशोषण। और जो इसका चौथा चरण है वो है कौन सा? स्वांगीकरण। 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 और इसका जो पांचवा टॉपिक है वो है मल त्याग। मल त्याग। ये इसके 5 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण, किसके बारे में चर्चा करेंगे? अंतर्ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे कि अंतर्ग्रहण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की जो क्रिया है हमारी, अंतर्ग्रहण, उस क्रिया में क्या होता है कि मुंह द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? मुंह द्वारा भोजन को अंदर जो ग्रहण करते हैं। किसी भी जीव या मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन की दृष्टि से मानव कैसा प्राणी है बताओ? कोई भी जीव मान लो, कोई भी जीव या मनुष्य, उसके द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया है, भोजन ग्रहण करने की क्रिया है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। और अंतर्ग्रहण के जो आधार पर या भोजन की दृष्टि से मानव कैसा प्राणी है बताओ रे? भोजन के आधार पर मानव कैसा प्राणी है? सर्वाहारी। कैसा प्राणी है? सर्वाहारी। भोजन ग्रहण करने के आधार पर या भोजन के आधार पर जो प्राणी है वो 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। इसमें हमने मनुष्य को क्या बताया गया है? सर्वाहारी बताया गया। क्या बताया गया है? सर्वाहारी। शाकाहारी की बात करें हम, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है हमारा सर्वाहारी। पहले अगर हम शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी किसे कहते हैं? कि वे जीव जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हों
या पेड़ पौधों के उत्पादों को खाते हो, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। मतलब या तो सीधे पेड़ पौधों को, पादपों को खाते हैं। सीधे किसको खा रहे हैं? पादपों को। या पादपों से जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनको खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। सही। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये क्या है? सभी शाकाहारी है। उसके बाद में परिभाषा आती है मांसाहारी की। किसकी परिभाषा आती है? मांसाहारी की। कि वे जीव जंतु जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, मतलब उनका मांस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब वे जीव जंतु जो जंतुओं को खाते हों या जंतुओं के उत्पाद खाते हों, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। वैसे मैंने 11वीं में भी आपको बताई होगी मांसाहारी और शाकाहारी की परिभाषा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लो आप। शाकाहारी किसे कहा गया? कि जो किसको खाते हों? पादपों को या पादपों के उत्पादों को। पादपों के उत्पाद जैसे उनके फल हैं, फल है, अनाज है ना, ये जो भी है, वो जो पादपों के उत्पाद हैं उनको खाने वाले भी क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। सही। दूसरी मांसाहारी की परिभाषा क्या है? कि जो किसको खाएं? जंतुओं को या जंतुओं के उत्पादों को। जंतुओं को खाएं या जंतुओं के उत्पादों को खाएं, वो क्या कहलाते हैं? बताओ, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। अब यहां पर बात आई है सर्वाहारी की। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वाहारी की। सर्वाहारी कौन सा होगा? जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। कैसा है? शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। अब यहाँ पर मनुष्य की बात आ रही है कि मनुष्य कैसा है? सर्वाहारी है। मतलब हमारे बारे में चर्चा हो रही है कि जो मनुष्य प्राणी है वो कैसा प्राणी है? सर्वाहारी प्राणी है। तो अभी अगर आपको किसी को ऐसे लग रहा हो लगता भी है कि हम मांस कहाँ खाते हैं, भाई सबको ये लगता है कि हम मांस कहाँ खाते हैं, हम तो मांस खाते ही नहीं, तो मांसाहारी कैसे हुए? तो हम मांसाहारी कैसे हुए वो देखना, क्योंकि अगर ये जो परिभाषाएं जो दी जा रही हैं वो पूर्ण रूप से सही होती है तभी दी जाती है, वरना अगर एक भी इसके अपवाद होना तो फिर सर्वाहारी नहीं कह सकते उसको। तो क्यों? क्योंकि सर्वाहारी इसलिए कहा है कि सभी मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। सभी मनुष्य शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी होते हैं सभी मनुष्य, इसलिए हमें सर्वाहारी कहा गया है। अब अभी कहा मैंने ये दोनों परिभाषाएं बता दी। वैसे तो ये दोनों परिभाषाएं देखते ही हम समझ गए होंगे कि हम मांसाहारी कैसे हैं। दोनों परिभाषाएं देखते ही आप समझ गए होंगे कि पादपों और पादपों को उत्पाद खाने वाले तो शाकाहारी, और जंतुओं के उत्पाद खाने वाले मांसाहारी। सही। तो हम सीधे मांस तो नहीं खा रहे, तो हम सीधे पादपों को भी नहीं खा रहे, ये भी पता है आपको। हम सीधे मांस नहीं खा रहे हैं तो हम सीधे पादप भी नहीं खा रहे हैं। है क्या ऐसा कि हम कोई घास फूस जाकर चढ़ लें या पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर खा लें? है क्या ऐसा? कुछ नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता तो हम क्या नहीं करते? क्या जरूरत पड़ती पढ़ने की? बसों की तरह आराम से चढ़ लेते, कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों? गलत है क्या? तो इसलिए अब इस परिभाषा की देखो क्या कहा है कि हम पादपों को नहीं खा रहे हैं, लेकिन किसको खा रहे हैं? पादपों के उत्पाद खा रहे हैं। कि हम अनाज खा रहे हैं, जैसे हम गेहूं के पौधे को थोड़ी खाते हैं। अरे जैसे पशुओं को गेहूं का चारा खिलाते हैं, हम थोड़ी खाते हैं। हम क्या खाते हैं? उसका उत्पाद खाते हैं। क्या खाते हैं? उत्पाद। हम अनाज खाते हैं, उसके फल खाते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी हम जंतुओं को नहीं खा रहे, लेकिन जंतुओं के उत्पाद तो खा रहे हैं। जंतुओं के उत्पाद तो खा रहे हैं हम, जैसे कि दूध। जैसे कि दूध क्या है? जंतु का उत्पाद है। सही। अब किसी के मन में अगर ये हो कि सर हम तो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि हम दूध ही नहीं पीते, तो हम फिर कैसे हुए हैं? अरे दूध नहीं पीते हैं तो अन्य चीज़ें खाते हैं, हम घी खाते होंगे, छाछ खाते होंगे, दही खाते होंगे। वो भी नहीं खाते तो हम शहर से गांव से लाई हुई मिठाइयाँ तो जरूर खाते हैं। उनको तो नहीं छोड़ सकते ना, दूध तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि दूध कम ही पीते हैं, तो उनको तो खाएंगे ना। तो वो भी क्या है? जंतुओं की उत्पाद है, दूध से ही बनती है मिठाइयाँ। तो फिर बताओ, और फिर वो भी नहीं है तो भी मैं गर्म कह सकता हूँ कि सबसे पहले जीवन का प्रारंभ दूध से ही किया जाता है। माँ का दूध तो पिया है ना, माँ का दूध तो पिया है ना, तो माँ का दूध पिया तो वो भी क्या हुआ? जंतु का उत्पाद हुआ, मानव का उत्पाद हुआ, तो भी वो क्या है? मांसाहारी है। तो भी क्या है? मांसाहारी है। तो इसलिए मनुष्य कैसा प्राणी है?
सर्वहारी प्राणी। कैसा प्राणी है? सर्वहारी प्राणी है। तो ये जो हमने मुख्य चीज़ यहाँ पर पढ़ी, ये परिभाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर पढ़ ली क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन न हो, ऐसे प्रश्न अगर कहीं पर हो तो। अब देखो आगे, अब आगे देखते हैं हम। ये हो गया कि मनुष्य कैसा है? सर्वहारी क्रिया। अब हम इसकी दूसरी क्रिया पढ़ते हैं, कौन सी? पाचन। कौन सी क्रिया पढ़ते हैं हम? पाचन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ तक लिख लो ये 2-3 लाइनें, फिर हम पाचन को समझते हैं अच्छी तरह से और बाद में देखते हैं। पाचन अलग अलग अंगों में देखेंगे हम, मुख्य गुहिका में पाचन देखेंगे हम, आमाशय में पाचन देखेंगे, अलग अलग जगहों पर पाचन पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट डालो, पाचन की क्रिया विधि। इसमें लिखो, मानव में पाचन की क्रिया विधि, मानव में पाचन की क्रिया विधि, मानव में पाचन की क्रिया विधि का अध्ययन निम्न चरणों में किया जाता है। मानव में पाचन की क्रिया विधि का वर्णन निम्न चरणों में किया जाता है। निम्न चरणों में किया जाता है। सही, निम्न चरणों में किया जाता है। ये चरण लिखो सारे। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा स्वांगीकरण, तीसरा अवशोषण है, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है मल त्याग। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा मल त्याग। मल त्याग। उसमें पहला पॉइंट डालो। पहला पॉइंट अंतर्ग्रहण। पहला पॉइंट डालो अंतर्ग्रहण, और इसमें लिखो, किसी भी जीव व मानव द्वारा, किसी भी जीव व मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, किसी भी जीव व मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण कहलाती है। आगे लिखो, भोजन की दृष्टि से मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। भोजन की दृष्टि से मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट डाल लो पाचन। अगला पॉइंट डाल लो पाचन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाचन के बारे में। अगला पॉइंट डालो पाचन। पाचन, अब देखते हैं हम पाचन के बारे में। पाचन क्या है? देखो, मुख गुहा में पाचन देखेंगे सबसे पहले, फिर हम आमाशय में पाचन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम छोटे आंत में पाचन देखेंगे, उसमें ग्रहणी में पाचन देखेंगे, उसके इलियम भाग में पाचन देखेंगे, अलग अलग जगह पर हम पाचन देखेंगे। तो सबसे पहले जो पाचन है ना, वो हम किस में देखेंगे? मुख्य गुहिका में पाचन देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? मुख्य गुहिका में पाचन। पाचन में पहला पॉइंट है मुख्य गुहिका में पाचन। मुख्य गुहिका में पाचन। अब मुख्य गुहिका में किस प्रकार से पाचन होता है? सबसे पहले देखो, मुख्य गुहा में भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन को पीसा जाता है और उसमें लार को मिलाया जाता है। कि जैसे ही सबसे पहले मुंह को भोजन में
भोजन को मुंह में ग्रहण किया जाता है तो भोजन को सबसे पहले तो बारीक कणों में पीसा जाता है और उसके साथ साथ फिर जीभ के द्वारा उसको घुमा करके उसमें लार मिलाई जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या? भोजन का मंथन। क्या बोलते हैं? भोजन का मंथन। मैंने मुख गुहा में भोजन का मंथन होता है जिस क्रिया के द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है और भोजन को बारीक पीसा जाता है। अब लार का श्लेष्म भाग भोजन को मुलायम और लसलसा बनाता है कि जो इसमें लार मिल रही है ना, तो लार में क्या था? श्लेष्म। हमने लार के बारे में पढ़ी थी, लार ग्रंथियां पढ़ी थी ना, उसमें हमने लार में देखा था क्या? एक तो श्लेष्मा, एक लाइसोजाइम और एक टॉयलिन। जब हमने लार ग्रंथियां पढ़ी थी ना, पिछले वीडियो में हमने लार ग्रंथियां पढ़ी थी, लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों में हमने पढ़ा था कि लार ग्रंथियों से क्या क्या स्राव स्रावित होता है। एक तो था हमारा क्या? श्लेष्मा, दूसरा हमारा था क्या? टॉयलिन, और एक क्या था? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये थे। अब देखो श्लेष्मा क्या बताया कि हमारा जो भोजन है उसको क्या बनाता है? लसलसा बनाता है। क्या करता है? भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। ये जो टॉयलिन था वो क्या कार्य करता है? स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है कि जो हमारे भोजन में जो स्टार्च आता है उसको ये माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है कौन? टॉयलिन। टॉयलिन जो लगभग कितनी पीएच पर कार्य करता है? 7.2 पीएच पर। कितनी पीएच पर कार्य करता है ये? 7.2 पीएच पर कार्य करता है। अब देखो, अब इसके अलावा जो हमारा ये लाइसोजाइम भाग था वो क्या कार्य करता है बताओ? कीटाणुनाशक का कार्य करता है। किसका है? जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक का कार्य करता है। भोजन के साथ आए जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है कौन? लाइसोजाइम। अब लार में उपस्थित जो एमाइलेज है या टॉयलिन है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है और इसको ये डाइसेकेराइड में बदलता है और मुख गुहिका में भोजन बहुत कम समय तक रह पाता है, इसलिए स्टार्च का अधिकांश भाग का ही पाचन हो पाता है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुख गुहा में भोजन बहुत कम समय के लिए रुकता है, इसलिए यहाँ पर जो ये स्टार्च का पाचन हो रहा है ना वो केवल और केवल स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन, बस 30% का लगभग। मतलब अधिकांश नहीं, लगभग कितना? आंशिक पाचन होता है, बहुत कम, क्योंकि भोजन मुख गुहा में रुकी बहुत कम समय रहा है। तो यहाँ पर केवल इसका क्या बताया गया है? आंशिक पाचन बताया गया है कि भोजन का आंशिक पाचन होता है मुख गुहा में स्टार्च का। फिर मुख गुहिका में पाचन के फलस्वरूप बोलस का निर्माण होता है। मुख गुहा में ये जो भोजन था ना वो एक गोले के रूप में, एक लुगदी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। उस गोले को बोलते हैं क्या? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और फिर ये जो बोलस था हमारा, जीभ व ग्रसनी की सहायता से बोलस को क्या किया जाता है? निगला जाता है। किसकी सहायता से? जीभ व ग्रसनी की सहायता से भोजन को निगला जाता है, निगला जाता है। और ये जो निगलने की क्रिया है, जो निगला जा रहा है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन कहते हैं इस क्रिया को। कौन सी क्रिया को? जीभ और ग्रसनी के द्वारा जो बोलस था ना उसको निगलने की जो क्रिया है ना उस क्रिया को डीग्लूटेशन भी कहते हैं। और ये कैसी क्रिया है? ये एक ऐच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ये एक ऐच्छिक क्रिया है। मतलब इस क्रिया के द्वारा जो हम भोजन निगल रहे हैं ना वो हमारी ऐच्छिक क्रिया है। भोजन जब तक हमारे मुंह में है ना वो हमारे नियंत्रण में है। जब तक भोजन हमारे मुख गुहा में ना तब तक हमारे नियंत्रण में है। कई बार नहीं होता, हमें भोजन कड़ा लग जाता है या कुछ ऐसे आ गया कि भोजन में कुछ आ गया तो हम थूक देते हैं ना उसको। कुछ खा रहे हैं और अचानक वो हमें स्वादहीन लग गया और कुछ बुरा लग गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं? थूक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में है। और अगर एक बार हमने निगल लिया, क्या कर लिया? निगल लिया, उसके बाद में हमारी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं चलती। कौन सी क्रियाएं चलती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं चलती हैं। कौन सी क्रियाएं चलती हैं? फिर
अनैच्छिक क्रियाएं, कि जो हमारी ग्रसिका है आगे, उस ग्रसिका में क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती है और फिर भोजन अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा स्वतः आगे से आगे गति करता रहता है। जैसे ग्रसिका में देखा था कर्माणु कुंचन होता है ग्रसिका में, तो ग्रसिका में कर्माणु कुंचन के द्वारा भोजन ग्रसनी से कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में। भोजन वापस नहीं आता। हाँ, वापस आने वाला जो है वो देखो, एक बार बताता हूँ आपको। भोजन हमारा वापस आता है कौन से समय, उल्टी के समय। कौन से समय आता है, उल्टी के समय। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको कोई सामान्य पूछ ले कि उल्टी के समय भोजन कहाँ से वापस आता है, उल्टी के समय भोजन कहाँ से वापस आता है, तो आपका आंसर होगा कि उल्टी के समय भोजन होता है वो आमाशय से आता है। कहाँ से आता है, आमाशय से। अगर भोजन आमाशय से आगे निकल गया, अगर भोजन आमाशय से आगे निकल गया ग्रहणी में, तो किसी भी शर्त पर वो भोजन वापस नहीं आ सकता। फिर उल्टी नहीं होगी, फिर तो सुल्टी होगी। उल्टी नहीं होगी, क्या होगी, सुल्टी होगी। फिर तो वो भोजन सुल्टा ही निकलेगा, उल्टा नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? तो अब उल्टी तो होती वो अनैच्छिक क्रिया हमारी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती हैं, वो मस्तिष्क में पढ़ेंगे हम। तो या तो ये चीज़ रखनी है कि उल्टी के समय हमारा भोजन है वो कहाँ से वापस आता है, आमाशय से। अब आपको ये सबको पता है कि आमाशय में जो भोजन है ना, वो लगभग 3 से 4 घंटे तक, कितने समय तक रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रुकता है। तो अगर हमारी उल्टी हो रही है, क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, तो हमने जो 3 से 4 घंटे पहले खाया वो ही वापस आता है। जो हमने 3 से 4 घंटे पहले खाया वही क्या होता है, वापस आता है। वो नहीं आता जो हमने 12 घंटे पहले या 15 घंटे पहले खाया था, क्योंकि वो आमाशय में रुकता ही नहीं है। वो कहाँ पर चला जाता है, आगे चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, आगे चला जाता है। अभी यहाँ पर हम पाचन से पढ़ ही रहे हैं, तो पाचन से संबंधित और कुछ बातें आपको सामान्य बता देता हूँ कि जैसे उल्टी हो गई, एक तो उल्टी कहाँ से आ रहा है, भोजन आमाशय से आ रहा है। अब इसके बाद में आपको बताता हूँ एक अपच। अपच की स्थिति होती है ना, आगे बीमारियों में आएगा। अभी इसमें अपच मतलब भोजन का पाचन नहीं होना। तो अपच की स्थिति भी कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हर कुछ चीज़ें एक बार खाया फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लेते हैं और बार बार हम खाते रहते हैं, या हम क्या करते हैं कि भोजन ज़्यादा दबाकर खा रहे हैं, तो भोजन आमाशय में ज़्यादा देर रुका ही नहीं और आगे चला गया, बढ़ जाएगा तो दबाव तो लगेगा ही ना। दबाव लगने से वो आगे चला जाएगा और उसमें जो आमाशय में अवयव मिलने चाहिए थे ना, पाचक एंजाइम, वो नहीं मिलते हैं, इसलिए उसका पाचन नहीं होगा और उसके अपच की स्थिति होगी। एक होती है एसिडिटी, जो आजकल का आम रोग है। आजकल का क्या रोग है, आम रोग है। आजकल हर कोई को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में, बोला जाता है ना, ऐड देखते हो टीवी में, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। तो इनो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 10वीं में आपने पढ़ा है एंटी एसिड, एंटी एसिड है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। ये दुर्बल क्षार है, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, ये एक एंटी एसिड है। क्या है ये, एंटी एसिड है, प्रति अम्ल है। अम्लता पेट में हो रही है तो इसका उपयोग करने पर ये अम्ल तुरंत जाते ही, अरे हम जो भी कुछ खा रहे हैं तुरंत आमाशय में जाएगा। एसिडिटी आमाशय में तो होती है, कहाँ पर होती है, आमाशय में। तो ये आमाशय में जाते ही उसके अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, कम। एसिडिटी का मतलब होता है अम्ल का बढ़ना, अम्ल का बढ़ना। तो ये क्षार जाकर अम्ल से क्रिया कर देगा और उसे क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। उसे क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और जो उसका वो जो क्षार का प्रभाव था वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब एसिडिटी जो है हमारी, वो किसके कारण से होती है, किस कारण होती है एसिडिटी, उसके कारण कुछ कारण हैं, जैसे भोजन की अनियमितता। भोजन की अनियमितता के कारण एसिडिटी होती है। कैसे, देखो सुनना, अगर हम रोजाना भोजन 8 बजे खाते हैं, हमारा फिक्स टाइम कितना बजे का है, 8 बजे का, कि हमें 8 बजे स्कूल जाना है, तो हम उससे पहले रोज भोजन खाते हैं। समझ रहे हो? अब रोज भोजन खा रहे हैं हम 8 बजे, तो अगर जिस दिन हम 8 बजे भोजन नहीं खाएंगे तो हमें पेट में उसी समय पर भूख लगने लग जाएगी और जलन होगी। उसी समय में क्या होगी, पेट में भूख लगेगी और क्या होगी, जलन होगी। ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो हमारी आदत में बन गया। क्योंकि हमारी जो भी क्रियाएं हैं ना, हमारी जो भी क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं और हमारी ग्रंथियां नियंत्रित करती हैं। कौन करती है, ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि है और हाइपोथैलेमस है हमारी हेड मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? हेड मास्टर ग्रंथि है, मतलब मास्टर का भी मास्टर, मास्टर का मास्टर है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष पर नियंत्रण करती है और पीयूष हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। तो अभी हम देख रहे हैं, सुनना कि जैसे ही हम रोज 8 बजे भोजन खाते हैं तो हमारी आदत में है, हमारे मस्तिष्क को पता है कि ये 8 बजे क्या करता है? भोजन करता है। तो फिक्स 8 बजे हमारे आमाशय जो है ना उसको HCl स्राव करने के लिए प्रेरित कर देता है। भाई भोजन आएगा और भोजन में मिलना है, भोजन आएगा और भोजन में मिलना है। अब जिस दिन हमने क्या नहीं किया, 8 बजे नहीं खाया, तो उसे तो तैयार था ना, वो तो पहले से वो क्या था? तैयार था। हमारे अंदर आदत नहीं बन जाती है क्या कि हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जा रहे हैं तो हम 7 बजे उठ करके तैयार हो जाते हैं, ये मान लो सही। तो हमें ऐसा लगता है कि छुट्टी होगी उस दिन तो हम लेट उठेंगे, लेकिन हम तो उठ जाते हैं ना उसी टाइम पर। उठते हैं कि नहीं बताओ? उसी टाइम पर हमें चेत हो जाता है, फिर वो तो हम कुछ भी हो, लेकिन वो आदत बन जाती है हमारी। तो उसी प्रकार क्या होगा, उस वो आमाशय क्या होगा? HCl स्रावित करेगा और आमाशय की दीवारों में वो HCl जलन करने लग जाएगा और हमें क्या होगी? जलन होगी। ऐसा होता है। आज जिस टाइम पर आप खाना खा रहे हो ना, उस टाइम पर आपको एक बार भूख का एहसास ज़रूर होगा। हाँ, फिर वो टाइम निकल गया आपका। आप 10 बजे खाना खाते हो तो 10 बजे आपको खाना नहीं मिला तो आपको 11 बजे तक भूख का एहसास रहेगा, उसके बाद में आपको भूख का एहसास नहीं होगा। फिर आप चाहे पूरे दिन भूखे रहो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस समय पर होगी जिस समय पर आप भोजन खाते हो। तो उसका कारण क्या है कि उस समय आमाशय क्या स्रावित करेगा? HCl स्रावित करेगा। फिर उसका टाइम निकल गया HCl स्रावित करने का, फिर वो ज़्यादा स्रावित नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो एक तो ये हुआ भोजन की अनियमितता कि हम कभी कब भोजन खा रहे हैं, कभी कब भोजन खा रहे हैं, तो उससे हमें एसिडिटी होगी। इसके अलावा एक और जो विशेषता है हमारी वो है धूम्रपान से। धूम्रपान जो करते हैं हम, जो नशीले पदार्थ हैं, जर्दा गुटखा, इनका हम सेवन करते हैं तो उनसे भी हमें क्या होती है? एसिडिटी होती है। इसके अलावा च्युइंगम बोलते हैं उसको। तो जो च्युइंगम हम चबाते हैं ना, च्युइंगम जो हम चबाते हैं ना, उसके कारण भी हमारे क्या होती है? एसिडिटी होने की संभावना। सुनना उसका कारण क्या है वो सुनना, मतलब क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है कारण सुनो पहले, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। हम च्युइंगम जो चला रहे हैं ना, तो च्युइंगम हम खा रहे हैं ना, तो हम मुँह को चलाते हैं। क्या करते हैं? मुँह को चलाते हैं। मुँह को चला रहे हैं तो ऊपर मस्तिष्क सोच रहा है कि ये कुछ ना कुछ खा रहा है, अंदर भेजेगा। ये क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ खा रहा है और उसको कहाँ भेजेगा? अंदर भेजेगा। तो अंदर भेजेगा तो आमाशय को तैयार कर देता है। आमाशय को क्या कर देता है? तैयार कर देता है HCl स्रावित करने के लिए, और आमाशय HCl स्रावित कर देता है। और हम खा रहे हैं, वो मुँह ही चलाए जा रहे हैं, मुँह ही चलाए जा रहे हैं, अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा है। च्युइंगम में कुछ जाता है क्या अंदर? कुछ भी नहीं जाता, मुँह चलाए जो। तो फिर HCl स्रावित होता रहता है और HCl बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। HCl बढ़ने से क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी। अब इसके अलावा धूम्रपान तो वो तो नशीले पदार्थ हैं, या हम सुपारी, जर्दा, गुटखा ये करते हैं तो उनमें भी मुँह चलता रहता है। उनमें भी क्या चलता रहता है? मुँह चलता रहता है। तो उनमें भी एसिडिटी की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा होती है। क्या कह रहे हो? हाँ, जर्दा से नहीं होगा है, चलो कोई बात नहीं। उसमें नशीले पदार्थ तो है ना, उत्तेजक पदार्थ तो है। अरे जर्दा, जो भी गुटखा, सुपारी, अभी श्वसन तंत्र पढ़ा हमने, श्वसन तंत्र पढ़ लिया, श्वसन तंत्र के रोग पढ़े हमने। तो उन श्वसन तंत्र के रोगों में हमने जो भी रोग देखा उसका कारण हमने, मुख्य कारण क्या देखा? धूम्रपान। श्वसन तंत्र के जो भी रोग देखे उस सब रोगों में मुख्य कारण क्या था? धूम्रपान। कि हम अगर धूम्रपान करते हैं, समझ रहे हो, तो धूम्रपान कर रहे हैं तो श्वसन संबंधित हमें बीमारियां होने की संभावना होंगी। और अगर हमें श्वसन संबंधित बीमारियां हो गई तो फिर तो हमें धूम्रपान से दूर हो ही जाना चाहिए, नहीं और भी ज़्यादा हमें क्या होंगी? तकलीफ होगी। तो क्यों? क्योंकि धूम्रपान में क्या है? उत्तेजक पदार्थ है, उसमें तंबाकू है, उसमें निकोटीन है, जो नशीले पदार्थ हैं। तो वो पदार्थ, नशीले पदार्थ हैं, उत्तेजित करेंगे। क्यों देते हैं फिर? एड और ये जो भी जन जागरूकता अभियानों में कि धूम्रपान है वो कैंसर का कारण है। बताओ, बीड़ी, सिगरेट या गुटखा जो भी ले रहे हैं हम, वैधानिक चेतावनी उस पर लिखी हुई आती है कि धूम्रपान कैंसर का कारण है, यह कैंसर जानलेवा बीमारी है। सही। और इसके अलावा भी आजकल वैधानिक चेतावनी में उसके चित्र और वो भयंकर चित्र दिखाए जाते हैं। क्यों? वो इसलिए दिए गए, वो वैधानिक चेतावनी इसलिए है कि कोई बिना पढ़ा लिखा हो, वो पढ़े नहीं उस लाइन को, तो वो उस चित्र को तो देखकर समझे कि ऐसी भयानक बीमारी होती है कैंसर।
लेकिन फिर भी सभी क्या करते हैं, खाते पीते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे उपदेश देने वाले हैं वो बहुत है उनके लिए, क्यों ना। तो अब हम देख रहे हैं क्या, मुख गुहा में पाचन देखा है हमने। क्या पर देखा है पाचन? मुख गुहा में। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको लिखते हैं, फिर आमाशय में देखते हैं। तो मुख गुहा में पाचन देखा हमने, तो सबसे मूल मुख गुहा में क्या होता है? मंथन होता है। क्या होता है? मंथन। मंथन की क्रिया के दौरान क्या होती है कि भोजन को बारीक पीसा जाता है, उसमें क्या मिलाई जाती है? लार। भोजन में जो लार मिल रही है उस लार में क्या क्या है? श्लेष्मा, टॉयलिन और लाइसोजाइम। श्लेष्मा भोजन को लसलसा बनाता है, टाइलिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है, उसको डाइसेकेराइड में बदलने का कार्य करता है। और लाइसोजाइम क्या है? जीवाणुनाशक है। क्या है? जीवाणुनाशक है, जो भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। अब भोजन है वो मुख गुहा में बहुत कम समय के लिए रुकता है, इसलिए स्टार्च का आंशिक पाचन ही हो पाता है। लेकिन मुख गुहा में जो भोजन था वो हमारा किस में बदल जाता है? बोलस में। किस में बदल जाता है? बोलस में। मतलब भोजन एक लुगदी के रूप में बोलस में बदल जाता है। अब इस बोलस रूपी जो भोजन था हमारा, गोला रूपी, बोलस का मतलब गोले के रूप में भोजन बदल गया है, गोला बन गया उसका। अब उस गोले रूपी जो भोजन था उसको जीभ और ग्रसनी की सहायता से निगला जाता है। और ये जो निगलने की क्रिया है उसको क्या नाम बोला गया है? डीग्लूटेशन। क्या बोलते हैं? डीग्लूटेशन कहते हैं। और ये कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। हमारी इच्छा है तो ही निगलेंगे, जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है निगलें। समझ रहे हो? हम इच्छा से, हम जानबूझकर, कोई भी चीज मुंह में भरी हुई है, भरी रखो उसको, भरी रखो। आप कितनी भी देर, क्या दिक्कत है? आप चाहोगे कि हमें निगलना है, ऐसे सोचोगे ना कि अब निगलना है तो ही निगलोगे, वरना नहीं निगलोगे। उसको बाहर थूक दो। भाई जर्दा उठ का खा रहा है, वो थूक निगलेगा या थूकेगा वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। आप सुपारी खा रहे हो, मीठी लग रही है, आराम से निगलो, कोई दिक्कत रस निगलते हैं, या उनको हम क्या करते हैं? बाहर थूकते हैं। तो हमारी इच्छा के अनुसार। हाँ, लेकिन हमने निगल लिया तो अब हमारी इच्छा समाप्त हो गई। अब हम इच्छा करें कि उसको बाहर निकाले तो अब नहीं है। चाहे कितना ही खांसो, कितना ही चीखो, कितनी उल्टी की कोशिश करो, नहीं होगी। उल्टी भी ऐसे ही नहीं होती है, क्योंकि वो तो क्या है? अनिच्छिक क्रिया है उल्टी भी। हमारा नियंत्रण नहीं है उल्टी पर। कहीं आप मुंह में अंगुली लगाए जाओ और उल्टी निकालो, और होता है उससे कुछ उबाक होकर हो सकती है उल्टी। तो यह हमारा क्या हो गया? मुख गुहिका में पाचन हो गया। तो डालो मुख गुहिका में पाचन, पॉइंट डालो, मुख गुहिका में पाचन। मुख गुहिका में पाचन। इसमें लिखो, मुख गुहिका में पाचन में लिखो, मुख गुहिका में भोजन का मंथन होता है। मुख गुहिका में भोजन का मंथन होता है। भोजन का मंथन होता है। मंथन होता है जिससे भोजन को पीसा जाता है, जिससे भोजन को पीसा जाता है, जिससे भोजन को पीसा जाता है तथा उसको लार के साथ मिलाया जाता है। जिससे भोजन को पीसा जाता है तथा उसको लार के साथ मिलाया जाता है। पीसा जाता है तथा उसको लार के साथ मिलाया जाता है। लार के साथ मिलाया जाता है। सही। आगे देखो, लार के साथ मिलाया जाता है, लिख लिया। उसके बाद में लिखो, लार का श्लेष्मा भाग भोजन को मुलायम व लसलसा बनाता है। लार का श्लेष्मा भाग, लार का श्लेष्मा भाग भोजन को मुलायम व लसलसा बनाता है। मुलायम व लसलसा बनाता है। मुलायम व लसलसा बनाता है, लिख लिया। आगे लिखो, लार का लाइसोजाइम भाग, अलग लाइन से लिख दो, लार का लाइसोजाइम भाग कीटाणुनाशक का कार्य करता है।
जीवाणुनाशक भी लिख सोचो, कीटाणुनाशक भी लिख सोचो, या सूक्ष्म जीवा को नाश कर लिख सोचो। कीटाणुनाशक का कार्य करता है, खाना कहीं हुआ जीवाणुनाशक लिखा जाए, कीटाणुनाशक लिखा रहा जी। कीटाणुनाशक का कार्य करता है। आगे लिखो, लार का पीएच 6.8 से 7.2, 6.8 से 7.2 तक होता है। लार का पीएच 6.8 से 7.2 तक होता है, 6.8 से 7.2 तक। कोष्टक में लिख सकते हो क्या, हल्का अम्लीय से हल्का क्षारीय है। 6.8 हल्का अम्लीय और 7.2 क्या है, हल्का क्षारीय। तो कोष्टक में लिख लो हल्का अम्लीय से हल्का क्षारीय। आगे लिखो, लार में उपस्थित टॉयलेन, लार में उपस्थित टॉयलेन, लार में उपस्थित टॉयलेन कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है। कार्बोहाइड्रेट लिखो जो ना, बड़े कोष्टक में स्टार्च लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट लिख रहे जो ना, मैं कोष्टक में बोला स्टार्च, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हो जाए। कार्बोहाइड्रेट लिख रहे कोष्टक में स्टार्च लिख लीजिए। स्टार्च का पाचन प्रारंभ करता है और इसको डाइसेकेराइड में बदलता है। और इसको डाइसेकेराइड में बदलता है। लिख लिया। आगे लिखो, मुख गुहा में भोजन बहुत कम समय तक रहता है। मुख गुहा में भोजन बहुत कम समय तक रहता है, बहुत कम समय तक रहता है, कम समय तक रहता है। इसलिए बहुत कम समय तक रहता है, इसलिए स्टार्च के आंशिक भाग का ही पाचन हो पाता है। इसलिए स्टार्च के आंशिक भाग का ही पाचन हो पाता है, आंशिक भाग का ही पाचन हो पाता है। देखो ये समीकरण लिखना, उसके बाद में स्टार्च, फिर ये किस में बदल रहा है, माल्टोस प्लस डेक्सट्रिन, सही, किसकी उपस्थिति में बदल रहा हो, ये डेक्सट्रिन और माल्टोज में किसकी उपस्थिति में बदल रहा है, टॉयलिन की उपस्थिति में, या टाइलिन भी लिख सकते हो या टोइलिन भी लिख सकते हो। टाइलिन की उपस्थिति में कितनी पीएच पर, 7.2 पीएच पर। सही। अब यह स्टार्च है ना, ये स्टार्च है ना, उसके नीचे लिख लो ये स्टार्च क्या है बताओ, क्या है बताओ, अभी बताया था मैंने, क्या है, पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड। और अगर इसको बदला किसमें, डाइसेकेराइड में, ये क्या है, माल्टोज और डेक्सट्रिन क्या है, डाइसेकेराइड। क्या है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। सही, लिख लिया ये। इसके आगे लिखो, ये समीकरण लिखने के बाद में आगे अलग लाइन में लिखो, मुख गुहा में पाचन के फलस्वरूप मुख गुहा में पाचन के फलस्वरूप बोलस का निर्माण होता है। पाचन के फलस्वरूप बोलस का निर्माण होता है। आगे लिखो, जीभ व ग्रसनी की सहायता से, जीभ व ग्रसनी की सहायता से बोलस को
जीभ व ग्रसनी की सहायता से बोलस को निगला जाता है। जीभ व ग्रसनी की सहायता से बोलस को निगला जाता है, जिसको डीग्लूटिसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? डीग्लूटिसन, जिसको डीग्लूटिसन कहते हैं। डीग्लूटिसन कहते हैं। आगे लिखो, यह एक ऐच्छिक क्रिया है। यह एक ऐच्छिक क्रिया है। यह हमारी मुख गुआवे पाचन हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखते हैं हम कहाँ पर पाचन? आमाशय में। कहाँ पर देखते हैं? आमाशय में पाचन। तो अगला पॉइंट डाल लो, आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। अब देखो, जैसे ही आमाशय में भोजन आता है तो आमाशय में एक गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन आमाशय में भोजन के आते ही या बोलस के आते ही आमाशय में एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? गैस्ट्रिन। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो किसको प्रेरित करता है? जठर रस के स्राव को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? जठर रस के स्राव को प्रेरित करता है। जठर रस के स्राव को प्रेरित करता है। मतलब इस गैस्ट्रिन हार्मोन के स्राव के कारण क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है। ये जठर रस के स्राव को प्रेरित करने का कार्य करता है। कौन? गैस्ट्रिन। अब उसके बाद में देखो, अब यहाँ पर जो मुख्यतः यहाँ पर क्या बताया गया? मुख्यतः प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। अगर हम यहाँ पर पाचन की क्रिया देखें, आमाशय में पाचन होता है। अगर ऐसे प्रश्न हो, आमाशय में पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन होता है केवल, वो भी आंशिक। तो आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है आमाशय में। और अगर आपके पास में ये दिया हो कि मुख गुहा में भोजन का या मुख गुहा में पाचन होता है, मुख गुहा में पाचन होता है, तो आपके ऑप्शन में किसका आएगा? केवल स्टार्च का। वो भी कैसा? आंशिक। यहाँ पर भी प्रोटीन का, वो भी कैसा है? आंशिक, यानी बहुत कम। तो इसका कहने का मतलब यहाँ दोनों ही जगह क्या नहीं हो रहा है? पाचन की बहुत कम क्रिया हो रही है। केवल यहाँ पर दोनों ही क्रियाओं में पाचक रस जो हैं वो भोजन के साथ क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। अब यहाँ पर उसके बाद में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, कौन कौन से पाचक रस यहाँ पर स्रावित होंगे? अब जठर रस में क्या है? देखो, पेप्सिन, HCl, रेनिन और अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज। देखो, HCl पेप्सिनोजन, HCl, उसके बाद में है पेप्सिनोजन, अल्प मात्रा में रेनिन। HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। जठरीय लाइपेज ये किस में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से जठर रस में पाए जाते हैं। ये सब किस में पाए जा रहे हैं? जठर रस में। प्रश्न हमारा कि जठर रस में पाया जाता है तो क्या क्या बताओ? HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। प्रश्नों में प्रश्न हो सकता है कि जठर रस में उपस्थित होते हैं, जठर रस में उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार से ऑप्शनों में इनको बदल बदल कर दे सकता है अलग अलग। तो ये चारों जिसमें होंगे वो क्या है? जठर रस का संगठन है। HCl, पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। आगे देखो, अब क्या कह रहा है इसमें देखना। HCl के कारण मतलब क्या क्या होता है? HCl के कारण जठर रस अत्यधिक अम्लीय होता है और भोजन की pH को कम कर देता है, जिसके कारण जो लार्य एमाइलेज था हमारा, उसकी क्रिया रुक जाती है। अब HCl स्रावित हो रहा है। HCl स्रावित होते ही भोजन को क्या कर देगा? अम्लीय। क्या कर देगा? अम्लीय। इसकी जो pH थी उसको घटा देगा 1.2
2 से 2.4 के लगभग ये इसकी पीएच हो जाएगी, या 1 से 2 भी कर सकते हो। अब ये पीएच कम करने पर जो लारीय एमाइलेज क्रिया कर रहा था ना लार में, लारीय एमाइलेज या जिसको हमने टोइलिन कहा था, वो लारीय एमाइलेज की जो क्रिया है वो यहाँ पर रुक जाएगी। किसके कारण? अम्लता के कारण। लारीय एमाइलेज की क्रिया रुक जाती है, यहाँ पर लारीय एमाइलेज की क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है और भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का कार्य करता है। इसके अलावा भोजन को जीवाणु मुक्त करता है और ठोस कणों को गलाने का कार्य करता है। गलाने का कार्य भी कौन करता है? HCl करता है। कि भोजन में उपस्थित HCl का क्या है? अत्यधिक पीएच ज्यादा होने के कारण अम्लीय माध्यम, फिर लारीय एमाइलेज की क्रिया को रोकना, फिर उसके बाद में भोजन को जीवाणु मुक्त करना, ठोस कणों को क्या करने का कार्य? गलाने का कार्य करता है। फिर पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में होता है जिसमें एंजाइम सक्रियता नहीं होती। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पेप्सिनोजन को भी सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। इसके अलावा जो हमारे पास पेप्सिनोजन है, कौन है? पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन होता है अक्रिय होता है। क्या होता है? अक्रिय। ये भी किसके साथ क्रिया करके? HCl के साथ क्रिया करके, या HCl की उपस्थिति में मान लो, या HCl नहीं लिखो, यहाँ पर मान लो HCl ऊपर लिख दो। HCl की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? पेप्सिन में। किसमें? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या होता है? सक्रिय। तो कहने का मतलब पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का कार्य भी कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। रेनिन एंजाइम है वो केवल शिशुओं में पाया जाता है, वयस्क मनुष्य में इसका अभाव होता है। रेनिन जो एंजाइम बताया हमने, ये रेनिन वो केवल किसमें होता है? शिशुओं में। जो माँ से वो दूध ले रहा है ना, उस दूध की प्रोटीन को पचाने के लिए सहायक होता है। तो रेनिन एंजाइम केवल शिशुओं में पाया जाता है, जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। फिर इसके बाद में बता रहा है यहाँ पर जठरीय लाइपेज है वो वसा के पाचन के लिए एक कमजोर एंजाइम होता है। ये बहुत कम वसा का पाचन करता है। मतलब जो हमारे पास एक और था ना जठरीय लाइपेज, ये एक कमजोर एंजाइम है जो बहुत कम वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन। कैसे? बहुत कम वसा का पाचन ये करने का कार्य करता है। कौन? जठरीय लाइपेज, जो कि कमजोर एंजाइम बताया गया है। उसके बाद में हम देखें, यह है ट्राईब्यूटायरिन, यानी मक्खन में उपस्थित वसा को वसाम्लों में बदल देता है। ट्राईब्यूटायरिन क्या बताया गया है? ट्राईब्यूटायरिन ये क्या है? मक्खन में उपस्थित, जो हमारा मक्खन होता है ना, उसमें उपस्थित वसाम्ल है, उसमें उपस्थित वसा है, इसको किसमें तोड़ देता है? ये वसाम्लों में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? वसाम्लों में। किसमें? मक्खन में उपस्थित ट्राईब्यूटायरिन जो वसा है उसको किसमें तोड़ने का कार्य कर रहा है? वसाम्लों में तोड़ देता है। पायसीकृत वसा, फिर जठरीय लाइपेज, ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। HCl एक तीव्र अम्ल है, फिर भी यह आमाशय की भित्ति को अपघटित कर क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि आमाशय की आंतरिक भित्ति पर मोटा श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। कि ये जो हमारा HCl अम्ल है ना हाइड्रोक्लोरिक, ये प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। अगर हम इस हमारी त्वचा पर डाल लेना तो त्वचा जल जाएगी। तो फिर आमाशय क्यों नहीं जल रहा? आमाशय क्यों नहीं जल रहा? तो इसका कारण क्या है कि आमाशय की भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जो आमाशय की भित्ति को क्या दे रहा है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आमाशय की भित्ति को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? श्लेष्मा। कौन सा प्रदान करता है? श्लेष्मा। HCl से आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है श्लेष्मा की मोटी भित्ति। फिर इसके बाद में आमाशय में पाचन के बाद भोजन है वो किसका निर्माण करता है? काइम का निर्माण करता है। और आमाशय में भोजन करीब 3 घंटे में पूर्ण होता है। आमाशय में जो भोजन का पाचन है वो लगभग कितने? 3 घंटे में पूर्ण होता है। मतलब भोजन 3 घंटे तक रुकता है आमाशय में। और आमाशय में भोजन में जैसे ये जठरस मिल गए ना,
तो वो थोड़ा तरल हो गया। अब क्या हो गया, थोड़ा तरल। जो पहले गोला बना था ना वो अब किस में बदल गया, तरल में बदल गया। और अब जो बोलस था वो किस में बदल गया, भोजन कायम में। किस में बदल गया, कायम में। तो मुख्य गुहा में भोजन कहलाता है बोलस और आमाशय में भोजन कहलाता है क्या, कायम। सही। तो यहाँ तक हमारी ये आमाशय में पाचन की क्रियाविधि पूरी हुई। एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं, समझते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। देखो आमाशय में पाचन में क्या कि जैसे ही आमाशय में भोजन जाता है, भोजन जाते ही आमाशय में गैस्ट्रीन स्रावित होता है। कौन स्रावित होता है, गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन क्या कार्य करता है, जठर रस के स्राव को प्रेरित करता है। फिर हम देखेंगे जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। और यहाँ पर पाचन केवल क्या होता है, केवल प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। केवल कौन सी क्रिया होती है, प्रोटीन का आंशिक पाचन। अब जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, देखो HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। सबसे पहले हम HCl के बारे में देखें। ये एक प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। अब ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है सबसे पहले तो, और उसको अत्यधिक अम्लीय करने से उसकी pH 1 से 2 के मध्य कर देता है। 1 से 2 के मध्य उसकी pH कर देता है, जिसके कारण उसमें जो लारी एमाइलेज क्रिया कर रहा था ना स्टार्च का पाचन, उसकी क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। पहला कार्य तो ये करता है। दूसरा कार्य क्या कर रहा है, ये भोजन को जीवाणु मुक्त करता है। भोजन में आए हुए जो ठोस कण हैं उनको गलाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में ये जो हमारे आमाशय में जो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है उस क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। कैसा होता है, निष्क्रिय। ये भी HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। पेप्सिन कैसा एंजाइम है, आंशिक रूप से प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन पाचक। फिर ये रेनिन आता है। ये रेनिन क्या होता है, शिशुओं में पाया जाता है। केवल किसमें, शिशुओं में। वयस्क में इसका अभाव होता है और ये माँ के दूध की जो प्रोटीन होती है ना उसका पाचन करने में सहायक होता है। उसके बाद में जठरीय लाइपेज, ये एक जठरीय लाइपेज है ना, वो एक दुर्बल एंजाइम। कैसा है, दुर्बल। और ये वसा का बहुत कम आंशिक पाचन करता है। कौन सी वसा का, ट्राइब्यूटायरिन, जो मक्खन में पाई जाने वाली वसा है उसको वसाम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में हमने देखी क्या कि ये जो हमारा रेनिन हो गया शिशुओं में, ये हो गया वसा का पाचन कर रहा है। फिर इसके बाद में HCl एक तीव्र अम्ल बताया। फिर ये HCl आमाशय को क्यों नहीं जला रहा, तो उसको बचाने का कार्य कौन करता है बताओ, श्लेष्मा का मोटा आवरण है वो HCl से आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है और इसको भेद कर HCl है वो आमाशय की भित्ति तक नहीं पहुंच पाता है। फिर इसके बाद में आमाशय में पाचन के बाद भोजन कैसा होता है, कायम कहलाता है। आमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है, कितने समय में पाचन पूरा होता है, लगभग 3 घंटे में। कितने घंटे में, लगभग 3 घंटे में। तो अब हम इसके बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखो, लिखो आमाशय में पाचन। इसमें लिखो आमाशय में बोलस के आने पर गैस्ट्रीन हार्मोन का स्रावण होता है। आमाशय में बोलस के आने पर गैस्ट्रीन हार्मोन का स्राव होता है। गैस्ट्रीन हार्मोन का स्राव होता है। आगे लिखो, जिसकी क्रिया के फलस्वरूप जठर रस का स्रावण होता है। मतलब ये गैस्ट्रीन क्रिया करेगा तो कौन स्रावित होगा, जठर रस। जिसकी क्रिया के फलस्वरूप जठर रस का स्रावण होता है। क्रिया के फलस्वरूप जठर रस का स्रावण होता है। आगे लग लाइन में लिखूं, यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। आगे लिखो, अलग लाइन में लिख दो। फिर जठर रस में
HCl मतलब क्या क्या पाया जाता है जठररस में, वो लिखना है। जठररस में HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन एवं अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज पाया जाता है। एवं अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज पाया जाता है। अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज पाया जाता है। सही, जठरीय लाइपेज पाया जाता है। आगे लिखो, HCl के कारण जठर रस अत्यधिक अम्लीय होता है। मतलब HCl के बारे, अब अगर जठरस के बारे में पूछे कि जठरस होता है तो क्या बताओ लो, अम्लीय। कहाँ के कारण? HCl के कारण। HCl के कारण जठर रस अत्यधिक अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। आगे देखो, यह भोजन की pH कम कर देता है। यह भोजन की pH कम कर देता है। भोजन की pH कम कर देता है, जिससे यह भोजन की pH कम कर देता है, जिससे लार्ये एमाइलेज की क्रिया या एमाइलेज की जगह एमिलेस भी लिख सोचो, एमिलेस, लार्ये एमिलेस की क्रिया रुक जाती है। फिर आगे लग लाइन में, HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन के ठोस अवयवों को या ठोस कणों को गलाने का कार्य भी करता है। भोजन के ठोस अवयवों को गलाने का कार्य भी करता है। आगे अलग लाइन में, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। और लिख सको जो है कि यहाँ कहीं देखो, खड़े देखो, पेप्सिनोजन, तीर का निशान, पेप्सिन, यहाँ लिखना इसको निष्क्रिय और इसको लिख देना सक्रिय। यहाँ लिखना HCl और pH लिख देना नीचे 2 से 3, या pH क्या लिखोगे, HCl की pH रहने दो ना, HCl के नीचे pH। फिर आगे अलग लाइन में लिखो, सक्रिय पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटीओस व पेप्टोन में जल अपघटन कर देता है। कौन कर रहा है ये कार्य बताओ? पेप्सिन। कौन कर रहा है? पेप्सिन। तो इसके लिए आप समीकरण लिख सकते हो, देखना इधर, ये हमने देख लिया, यहाँ से देखना एक बार। इसके लिए आप समीकरण बना कर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बताओ? क्या प्रोटीन है, किसकी उपस्थिति में बताओ रे? पेप्सिन की उपस्थिति में। pH कितनी होनी चाहिए? pH 2 से 3 होनी चाहिए।
किस में बदलेगा उसको? प्रोटियोस व पेप्टोन में। प्रोटियोस, प्रोटियोस प्लस पेप्टोन, ये लिख लो। सही, आगे देखो। रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम शिशुओं में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम शिशुओं में पाया जाता है, शिशुओं में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम शिशुओं में पाया जाता है। वयस्क में इनका अभाव होता है। वयस्क में इनका अभाव होता है। वयस्क में इनका अभाव होता है। अब देखना, ये जो रेनिन है ना, वो भी किस रूप में होता है वो देखना। प्रोरेनिन के रूप में होता है निष्क्रिय अवस्था में। किसके रूप में? प्रोरेनिन के रूप में। और ये भी HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदलता है। प्रोरेनिन इस रूप में तो पाया जाता है शिशु में, और किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में किस में बदलता है? रेनिन में बदलता है। यहाँ पर कोष्टक में लिख लेना, ये क्या है? निष्क्रिय, और ये क्या है हमारा यहाँ पर? सक्रिय। अब ये क्या करेगा वो देखना। ये क्या करता है? दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है ना, केसिनोजन प्रोटीन, उसको केसिन प्रोटीन में बदलता है। जैसे दूध को दही में बदलते हैं ना, उसी प्रकार आपने अगर किसी छोटा जो बच्चा है जो माँ का दूध पीता है, अगर आपको उसको उल्टी करते हुए देखा हो, दूध की उल्टी करता है तो दही की तरह निकालता है, पी रहा है वो दूध लेकिन जमा हुआ निकाल रहा है जैसे दही की तरह निकाल रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसने क्या कर ली, उस दूध की प्रोटीन को स्कंदित कर लिया, और दूध में जो प्रोटीन थी कौन सी? केसिनोजन प्रोटीन, उसको केसिन प्रोटीन में बदल दिया। दूध में उपस्थित दूध, इसमें कौन सी प्रोटीन है? केसिनोजन। कौन सी प्रोटीन है? केसिनोजन। केसिनोजन प्रोटीन है, केसिनोजन प्रोटीन। इस केसिनोजन प्रोटीन को कौन? रेनिन, यानी दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। और दही में कौन सी प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन। कौन सी है? केसिन प्रोटीन। ये लिख लो। मतलब रेनिन क्या कार्य करता है? दूध को दही में बदलता है, और दूध को दही के कहने का मतलब कौन सी प्रोटीन को? केसिनोजन प्रोटीन को केसिन प्रोटीन में बदलता है। आगे अलग लाइन में लिखो, अलग लाइन में। जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज वसा के पाचन के लिए एक कमज़ोर एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए एक कमज़ोर एंजाइम है, एक कमज़ोर एंजाइम है जो एक कमज़ोर एंजाइम है जो बहुत कम, एक कमज़ोर एंजाइम है जो बहुत कम वसा का पाचन करता है, जो बहुत कम वसा का पाचन करता है, बहुत कम वसा का पाचन करता है। सही, आगे देखो, आगे लिखो। यह है ट्राईब्यूटाइरिन वसा को, यह है ट्राईब्यूटाइरिन वसा को वसा अम्लों में पचा देता है।
ट्राईब्यूटायरीन वसा अम्लों में पचा देता है। ट्राईब्यूटायरीन को वसा अम्लों में पचा देता है। और ये ट्राईब्यूटायरीन क्या है? मक्खन में उपस्थित वसा है। ट्राईब्यूटायरीन लिखा है, वहाँ के कोष्टक में लिख सकते हो मक्खन में उपस्थित वसा। मक्खन में उपस्थित वसा, मक्खन में उपस्थित वसा। आगे अलग लाइन में लिखो, HCl एक तीव्र अम्ल है। HCl एक तीव्र अम्ल है। HCl एक तीव्र अम्ल है। फिर भी यह है, HCl एक तीव्र अम्ल है, फिर भी यह आमाशय की दीवारों को क्षति नहीं पहुंचाता। फिर भी यह आमाशय की दीवारों को क्षति नहीं पहुंचाता। आमाशय की दीवारों को क्षति नहीं पहुंचाता क्योंकि आमाशय की आंतरिक भित्ति पर आमाशय की आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। आगे देखो, मोटा आवरण पाया जाता है जिसे भेदकर HCl भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंचा पाता, लिख लिया। आगे लिखो, आगे लिखो अलग लाइन में, नहीं पहुंचा पता लिख लिया ना। आगे अलग लाइन में लिख दो, आमाशय में पाचन के बाद कायम का निर्माण होता है। आमाशय में पाचन के बाद कायम का निर्माण होता है। आमाशय में पाचन के बाद कायम का निर्माण होता है। कायम का निर्माण होता है तथा आमाशय में भोजन करीब 3 घंटे तक रुकता है। या आमाशय में भोजन का पाचन करीब 3 घंटे में पूर्ण होता है। 3 घंटे में पूर्ण होता है या करीब 3 घंटे तक भोजन रुकता है। आमाशय में 3 घंटे तक भोजन रुकता है। यह हमारा आमाशय का जो पाचन था वो पूरा हुआ। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रहणी में पाचन। अगला हेडिंग डालो, ग्रहणी में पाचन। आमाशय में पाचन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं ग्रहणी में पाचन। पॉइंट डालो, ग्रहणी में पाचन।
गृहिणी में पाचन। ये जो गृहिणी में पाचन की क्रिया विधि है वो पढ़ेंगे हम कल। आज की जो क्लास है हमारी उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।